किसान का बेटा बना इंजीनियर। किसान के बेटे की सफलता। रामनगर में भीमा नाम का एक किसान रहता था। उसके पास 2 एकड़ जमीन थी, जिसमें वो बहुत ही मेहनत करके खेती बाड़ी किया करता था, जिससे उनके घर परिवार का पोषण भी होता था। भीमा की पत्नी थी, जिसका नाम शांति था। उन दोनों की शादी को बहुत सालों बाद उनके यहाँ एक बेटा हुआ था, जिसका नाम उन्होंने शिवा रखा था। वो दोनों अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। भीमा भी अपने बेटे को अपनी जान मानता था। उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देता था। शिवा उनके ही गांव में 10वीं क्लास पढ़ चुका था और पढ़ाई करने के लिए वो दूसरे गांव जाना चाहता था। ये बात वो अपने पिता से कहता है। भीमा अपने बेटे से बहुत प्यार करता था, जिसकी वजह से भीमा उसे इनकार नहीं कर पाया। भीमा के पास उस वक्त बिल्कुल पैसे न होने के बावजूद वो उन्हीं के गांव में किसी के पास उधार लेकर वो पैसे अपने बेटे को दे देता है, जिससे वो कॉलेज में ज्वाइन हो सके। फिर भीमा हर महीने उधार का ब्याज भरता रहता था। उसने पैसे उधार लिए थे, ये बात उसके बेटे शिवा को बिल्कुल पता नहीं थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। शिवा ने इंटरमीडिएट खत्म करके इंजीनियरिंग भी पढ़ना चाहता था। भीमा भी यही चाहता था कि उसका बेटा उसकी तरह रोटी के लिए मेहनत ना करे, उसे कोई अच्छी नौकरी मिल पाए, जिससे उसकी जिंदगी भर वो खुश रह सके। लेकिन भीमा के पास पैसे नहीं थे। उसने दोबारा उसी के पास उधार के लिए गया था। क्या हुआ भीमा, कैसे आना हुआ? ब्याज के पैसे तो तुमने पहले ही दे दिए थे। वो बात ये है कि मुझे 1 लाख रुपयों की जरूरत है। क्या? पहले लिए 80,000 ही तुमने वापस नहीं किए हैं? सिर्फ ब्याज का भुगतान ही करते रहते हो। फिर से उधार लोगे तो कैसे वापस करोगे? ब्याज के पैसे तो तुम वक्त पे लाकर दे देते हो, इसीलिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। और हाँ, एक और बात, अब से ब्याज 3 रुपए नहीं 4 रुपए हो गया है। अगर तुम्हें ठीक लगे तो ले सकते हो। साहब, 3 रुपए का ब्याज ही मेरे लिए मुश्किल होता है। 4 रुपये का ब्याज मैं कैसे भरूंगा? आप ही सोचिए मालिक, मेरे बेटे की पढ़ाई का सवाल है। उसी के पढ़ाई के लिए मैं उधार ले रहा हूँ। अच्छा, तो कौन सी नौकरी करके मेरा उधार चुकाओगे? अगर पसंद है तो ले जाओ, वरना नहीं। अब आगे तुम्हारी मर्जी। भीमा ने सोचा कि उसके बेटे के उज्जवल भविष्य से ज्यादा उसके लिए और कुछ नहीं है। फिर उसने केशवलाल से 1 लाख रुपए उधार लेकर शिवा को इंजीनियरिंग ज्वाइन करवाता है। भीमा बहुत ही मेहनत करके हर महीने ब्याज के पैसे चुकाया करता था। फिर एक दिन अचानक तूफान के कारण भीमा का सारा खेत बर्बाद हो जाता है। उनका घर चलना भी मुश्किल होने लगा। भीमा ने लिए उधार के ब्याज का भुगतान भी वो नहीं कर पा रहा था। एक दिन केशवलाल भीमा के घर आकर पैसे मांगता है। सारी बात पता चलने के बाद वो भीमा के खेत के सारे कागजात उससे जबरदस्ती छीन लेता है और ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि जब तक वो उसके ब्याज के पैसे नहीं देगा, तब तक वो उनके खेत के कागजात भी वापस नहीं देगा। इस बात से भीमा बहुत ही परेशान था, लेकिन वो बेचारा कुछ नहीं कर पाया था। बेटा शिवा, हमारे घर का हाल बहुत ही बुरा है। ऐसी परिस्थिति में घर का गुजरना ही बहुत ही मुश्किल हो रहा है और तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी पढ़ाई के लिए बहुत कर्ज लिया था। अब उनकी उम्र भी बढ़ रही है। सारा दिन वो खेत में ही रहते हैं, थोड़े से फायदे की उम्मीद में, लेकिन उनको कोई फायदा नहीं मिलता है। उधार नहीं चुकाने की वजह से केशवलाल आकर हमारी खेत के सारे कागजात भी ले गया है। अब तुम ये पढ़ना छोड़कर अपने पिताजी के साथ ही कोई काम कर लो बेटा, शायद तब हमारा खेत बच सकता है। शांति, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? इतनी मेहनत करके हमने अपने बेटे को पढ़ाया किस लिए था? ताकि वो एक अच्छी जिंदगी गुजार सके। खेत चला गया तो क्या हुआ? उसे एक अच्छी जिंदगी मिल जाए, खुश रहे, यही हमारे लिए काफी है। ऐसी बात नहीं है जी। बस, अब तुम कुछ और मत कहो। इस तरह 2 साल गुजर गए थे। खेती करके जो पैसा भीमा को मिलता था, उन पैसों से ही वो अपना घर भी चलाया करता था
और शिवा की पढ़ाई भी। एक दिन केशवलाल भीमा के घर आकर कहता है कि भीमा के लिए उधार का ब्याज बहुत बढ़ चुका है, पूरे 10 लाख, और उसका ब्याज भी मिलाकर देने के लिए कहता है। ये सारी बातें शिवा सुनता है और सुनकर कहता है कि उसकी पढ़ाई अभी खत्म हो चुकी है, वो कोई नौकरी करके उसका सारा उधार चुका देगा। तुम्हारे बाप ने जो उधार लिया था अभी तक वही नहीं चुकाया है। पता नहीं तुम कब नौकरी करोगे और मेरा सारा पैसा कब चुकाओगे। शायद अगले 10 सालों में भी तुम मेरा उधार ना चुका पाओ। मैं तुम्हें 1 साल का समय देता हूँ। सारे पैसे ब्याज के साथ मिलाकर चुकाना होगा, वरना तुम्हारा खेत मेरा हो जाएगा। केशवलाल की कही बातों को सुनकर शिवा ने उसकी शर्त के लिए हाँ कह दिया था। भीमा ने कितनी मुश्किलों का सामना करके उसे पढ़ाया था, ये बात जानने के बाद शिवा बहुत ही दुखी हो गया था। फिर वो खूब मेहनत करके पढ़ने लगा। उसकी मेहनत और लगन की वजह से उसे एक अच्छी सी कंपनी में मैकेनिकल इंजीनियर का काम भी मिला था, जिससे वो बहुत अच्छे से पैसे कमाने लग जाता है। वो हर महीने आने वाले अपनी तनख्वाह में आधे पैसे छुपाकर रखा करता था। अपने पिता के लिए उसने खेतों में इस्तेमाल करने वाली बहुत सी चीजें भी बनाई थी। वो अपने पिता की पूरी सहायता करता था। उसने खुद अपने ही हाथों से नई टेक्नोलॉजी की मशीनें भी बनाई थी, जिससे उसके पिता को जमीन खोदने में आसानी हो। बहुत सारी नई नई चीजों को बनाकर खेतीबाड़ी के अच्छे अच्छे और नए नए तरीके सबको सिखाया करता था। उसके पिता के साथ साथ बाकी सारे किसानों की भी पूरी मदद शिवा किया करता था। फिर देखते ही देखते बहुत कम समय में उन सबको बहुत ही अच्छा फायदा मिलने लगा। 1 साल के पूरे होने से पहले ही उसके पिता भीमा ने उधार किए सारे पैसे सूद समेत केशवलाल को शिवा लौटा देता है और अपने खेत के सारे कागजात भी उसके पास से वापस लेकर आ जाता है। उसके पिता पे आई हालत किसी और किसान पे ना आए, इसका वो पूरा ध्यान रखता था और हर बात पे उन सब का साथ दिया करता था। शिवा सर, हमें आप पर बहुत ही नाज है। आप एक इंजीनियर बनके हमारे देश में जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए इतने सारे इनोवेशंस कर रहे हैं, क्या इसके पीछे आपका कोई इंस्पिरेशन है? मेरे पिताजी है। मेरी हर तरह की प्रेरणा सिर्फ मेरे पिताजी से ही मुझे मिली है। वो एक किसान है। उन्होंने बहुत मेहनत की थी। इतनी मेहनत करने के बाद भी उनको कभी अच्छा फायदा नहीं मिला था। उनकी तरह और बाकी किसानों को ऐसा वक्त ना देखना पड़े, इसलिए मैं जो मुझसे होगा वो करूंगा। इसमें मेरी कोई खूबी या बड़प्पन नहीं है, ये तो मेरी जिम्मेदारी है। बल्कि मैं तो सारे लोगों से यही कहना चाहूंगा कि मेरी तरह पढ़ाई कर चुका हर लड़का अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाए। बेटी बनी कलेक्टर। रामास्वामी नाम का एक अमीर आदमी रहता था। उसके पास बहुत सारे व्यापार और खेत भी रहा करते थे। वो उस गांव में सबसे बड़ा अमीर आदमी था। उसके एक बेटी और एक बेटा भी थे। रामास्वामी अपने दोनों बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो उन दोनों को अपनी 2 आँखों की तरह मानता था। बहुत ही लाड और प्यार से उनकी परवरिश किया था। वो देखते ही देखते दोनों ही बड़े हो गए। फिर रामास्वामी ने अपने बेटे को शहर भेजा था ताकि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए, और अपनी बेटी को अपने ही गांव के कॉलेज में इंटरमीडिएट तक पढ़ाया था। पापा देखिए, इंटरमीडिएट में मैं फर्स्ट क्लास में पास हो गई हूँ। मेरी फोटो न्यूज़पेपर में भी आई है। हाँ मेरी बच्ची, मुझे पता था कि तुम मेरा नाम खूब रोशन करोगी। मैं आज बहुत खुश हूँ बेटा, बहुत खुश। अच्छा पापा, हमारे गांव में इससे बड़े कॉलेज तो है नहीं जिससे मैं और ज्यादा पढ़ाई कर पाऊँ। तो क्या आप भैया की तरह मुझे भी शहर भेजेंगे? भेज दीजिए ना पापा, मुझे और पढ़ाई करनी है। अरे बेटी, इसकी क्या जरूरत है? तुम्हें पता है हमारे गांव में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी सिर्फ तुम ही हो। लड़कियों को इससे ज्यादा पढ़ने की क्या जरूरत है? वैसे भी इस साल के आखिर में तुम 18 साल की हो जाओगी।
तब मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर तुम्हारी शादी करवा दूंगा। फिर जाकर मेरी जिम्मेदारी भी पूरी हो जाएगी। पिता की कही बातें सुनकर प्रिया कुछ नहीं कह पाई और चुपचाप अपने कमरे के अंदर चली जाती है। उसी साल रामास्वामी एक अच्छा रिश्ता तय करके अपनी बेटी प्रिया की शादी उससे करवा देता है। प्रिया का पति सुजित एक पुलिस ऑफिसर था। प्रिया के पढ़ने के सपने को जानकर सुजित ने अपनी पत्नी प्रिया का पूरा साथ दिया था और उसे पढ़ाने लग गया। प्रिया ने अपने पढ़ने की बात उसके पापा से कभी नहीं कही थी। फिर देखते ही देखते रामस्वामी का बेटा सूर्या अपनी पढ़ाई खत्म करके गांव वापस आ गया था। क्यों बेटा, तुमने डिग्री तो अभी कंप्लीट कर ली, अब क्या करोगे? मेरे दोस्त का एक लड़का है जो अमेरिका में एमएससी कर रहा है, क्या तुम भी वहाँ जाना चाहोगे? नहीं पापा, डिग्री पढ़ना ही मेरे लिए बहुत मुश्किल का काम था और पढ़ाई करना मुझसे नहीं होगा। हमारे ही काम और कारोबार संभाल लूंगा। वैसे भी पढ़ाई चाहे कितनी भी क्यों न पड़े, करना तो यही पड़ेगा ना। ठीक है, जैसा तुम चाहो। रामास्वामी ने चाहा था कि उसका बेटा खूब पढ़े लिखे और बड़ा आदमी बन जाए, लेकिन सूर्या को पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर सूर्या का पिता रामास्वामी इन सारी बातों को भूलने की कोशिश करने लगा। वक्त के बढ़ने के साथ साथ रामास्वामी की उम्र भी बढ़ने लगी। सारे काम और कारोबार सूर्या ही संभालने लगा। सूर्या के दोस्त कुछ लोग भी सूर्या के साथ मिलकर काम करने लगे। कुछ दिनों तक सारा काम ठीक ठाक चलता रहा। सूर्या के भोलेपन को जानने के बाद उसके दोस्तों ने उसका गलत फायदा उठाया था। सारे काम और कारोबार उन्होंने अपने नाम कर लिए थे। फिर सूर्या को वहाँ से भगा दिया था। ये सब देखकर रामास्वामी बहुत परेशान हो गया और फिर वो बीमार पड़ गया। रामास्वामी की बेटी प्रिया को ये सारी बात पता चलते ही वो शहर से फौरन अपने गांव आ जाती है। पापा, कैसे हैं आप? इस तरह अगर आप कमजोर पड़ जाएंगे तो कैसे चलेगा? और भैया, आप इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। वो लोग आपको धोखा दे रहे थे तो क्या आप चुपचाप देखते रहे? प्रिया के सवालों के कोई जवाब सूर्या के पास नहीं थे। प्रिया अपने पापा का ख्याल रखने के लिए वहीं 4 दिन के लिए रुक गई थी। प्रिया का पति सुजित प्रिया के करीब आकर कहता है, प्रिया, तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है। तुम कलेक्टर बन गई हो। ये रहा तुम्हारा पोस्टिंग लेटर। ये बातें सुनकर प्रिया का पिता रामास्वामी भागता हुआ उसके पास आ जाता है। क्या बेटी, तुम कलेक्टर बन गई? लेकिन तुमने तो सिर्फ इंटरमीडिएट तक ही पढ़ा था। आपको सिर्फ इतना ही पता था पापा कि मैंने सिर्फ इंटरमीडिएट ही पढ़ा है, लेकिन शादी के बाद मेरे पति ने मेरा अधूरा सपना पूरा किया है पापा। मैंने सिविल्स का एग्जाम दिया था जिसमें मैं कामयाब हो गई और ये सब कुछ मेरे पति सुजित की वजह से ही पूरा हुआ है। क्या तुम सच में कलेक्टर बन गई बेटी? अभी भी मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। जी हाँ पापा जी, आपकी बेटी अब ये सारी डिस्ट्रिक्ट की कलेक्टर बन चुकी है। बहुत खुशी की बात है बेटा, लेकिन मुझे खुद पे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैंने अपनी बेटी की बात नहीं मानी। मेरे बेटे को पढ़ने पे कोई दिलचस्पी ही नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने उसे शहर भेजा था ताकि वो पढ़ लिख कर कोई बड़ा आदमी बन सके। पर आज देखो ना, हमारा सारा कामकाज हमारे ही हाथों से चला गया। सब कुछ बर्बाद हो गया। उसकी बेवकूफी से कितना नुकसान हमें उठाना पड़ा। अब आप उसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए पापा जी। वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। हाँ हाँ, अब हमारे घर में ही कलेक्टर है तो हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। फिर प्रिया अपनी सारी घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ गांव की सारी परेशानियां भी दूर करने लगी और सारे गांव को न्याय देने लगी। रामास्वामी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था कि बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं जानना चाहिए, क्योंकि कामयाबी तो कोशिश करने वालों को ही मिलती है, बल्कि लड़का या लड़की को नहीं।